चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं परमाणु संरचना। परमाणु होते कैसे हैं और अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसे कैसे कैसे बताया था कि परमाणु होते कैसे हैं। तो सबसे पहले आता है जे थॉमसन। जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था और इलेक्ट्रॉन का जब खोज किया था तो इनसे पूछा गया था कि परमाणु होता कैसा है। तो इन्होंने बताया कि परमाणु तरबूजे के आकार के जैसा होता है, जिसका बाहरी भाग धनात्मक आवेश होता है और उसको उदासीन करने के लिए उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसके भीतर धंसे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु जो होता है वो गोल होता है और उसके भीतर इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं और उसका बाहरी जो भाग होता है वो धनात्मक आवेश होता है, क्योंकि जितना भी परमाणु होता है सब विद्युतः उदासीन होता है। अब उसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि जब भी अल्फा कण एक्सपेरिमेंट के द्वारा अल्फा कण प्रयोग किया जाता है तो उससे पता चलता है कि परमाणु में बहुत सारा जगह खाली रहता है। परमाणु के बीच में कोई धनात्मक आवेशित कण होता है और उसका आकार बहुत छोटा होता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु जो मॉडल था उसमें कहा गया कि परमाणु गोल होता है, उसके बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना। ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें धनात्मक आवेश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल में कहा गया कि जितना भी जो नाभिक होता है धनात्मक आवेशित कण होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, वो कक्षाएं बीच में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उन कक्षाओं को ऊर्जा सेल या ऊर्जा लेवल कहा जाता है। पहला कक्षा को 1, 2, 3, 4 से या K, L, M या N से दिखा सकते हैं। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो 2n² है, जहाँ से n का वैल्यू n बराबर 1, 2, 3, 4 है। इसलिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे में अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सब। तो ये इस फॉर्मूला से बताया जाता है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बोहर का परमाणु मॉडल है। इसमें कहा गया कि आवेशित कण जो होता है वो नाभिक में होता है और उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और बोहर ने उन कक्षाओं को संख्या से 1, 2, 3 या 4 से या उसको K, L, M या N से दर्शाया जाता है। जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जब भी अगर उसका ऊर्जा बढ़ जाता है तो वो अंदर से बाहर वाले कक्षा में चला जाता है। उससे भी ज़्यादा ऊर्जा बढ़ेगा तो उससे अपने बाहर वाले में चला जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर ऊर्जा बढ़ता है तो वो उससे अपने बाहर वाले कक्षा में चला जाता है। और जब भी अगर कोई ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जब भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा लूज़ करता है तो वो बाहर से अंदर वाले कक्षा में आता चला जाता है। तो यहाँ से जब भी ऊर्जा का अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाता है, बाहरी कक्षा में जाता है, और जब ऊर्जा उत्सर्जित होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर वाले कक्षा में प्रवेश करता है सब। और इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में एक समान गति से चक्कर लगाते रहते हैं। ये बोहर का परमाणु मॉडल है। अब उसके बाद सब में जितना भी परमाणु मॉडल है सब में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है तो इसमें बताया गया कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो उसमें कहा गया कि जो परमाणु होता है वो तरबूजे जैसा होता है,
जिसका खाने वाला जो भाग है वो धनात्मक आवेशित कण होता है और जो उसका बीज होता है वो ऋणात्मक। इसी प्रकार से ये बाहरी भाग धनात्मक आवेशित है और इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं उसको उदासीन करने के लिए। लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग से पता चला कि परमाणु में बहुत सारा जगह खाली होता है और उसके बीच में कोई धनात्मक आवेशित कण है जिसको नाभिक कहा गया। और उसके बाद यहाँ से जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो वैलिड नहीं रहा। उसके बाद आ गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसमें नाभिक को बीच में दिखाया गया और कहा गया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इसमें त्वरण के साथ चक्कर लगाता है। तो जब भी अगर कोई त्वरण के साथ अगर चक्कर लगाए तो उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होता है। जब भी अगर ऊर्जा उत्सर्जित होता है तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ये जा करके नाभिक के साथ मिल जाएंगे। तो ये परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है यही ध्वस्त हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, स्टेबल ही नहीं रहेगा परमाणु। तो परमाणु मॉडल इसको भी छोड़ दिया गया। उसके बाद परमाणु मॉडल में आ जाता है बोह्र का परमाणु मॉडल। बोह्र का परमाणु मॉडल बोह्र के परमाणु मॉडल में कहा गया कि नाभिक में कोई धन आवेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षाएं होती हैं जिनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है और उस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब भी अगर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अगर बढ़ जाता है तो वो अपने अंदर वाले कक्षा से बाहर वाले कक्षा में चले जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा घटता है तो वो बाहर वाले कक्षा से अंदर वाले कक्षा में आ जाते हैं। और इस प्रकार अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है और वो एक समान गति से नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत तेज गति से, लगभग प्रकाश के चाल के गति से। उसके बाद आता है जब भी अगर कोई परमाणु है तो परमाणु में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। पहला प्रोटॉन जिसको P से दिखाया जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसको E से दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन जिसको E से दिखाया जाता है और तीसरा न्यूट्रॉन जिसको N से दिखाया जाता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। ने किया था। अब इसके जब भी अगर कोई परमाणु है, किसी भी परमाणु को दिखाते हैं तो परमाणु को संकेत के रूप में इस तरह से, ये किसी परमाणु का संकेत है और इस जगह पे Z और यहाँ पे A। Z बराबर, जहाँ Z बराबर परमाणु संख्या और A बराबर परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे Cl 1735 ये क्लोरीन का संकेत हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 35 माइनस 17, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो गया। तो इस तरह से किसी भी परमाणु को दिखाया जाता है। अब वैसा परमाणु जिसका परमाणु संख्या 20 हो, जैसे कैल्शियम, तो इसके परमाणु संख्या को यहाँ पे लिखा जाता है 20 और इसके परमाणु भार को यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये कैल्शियम, इसका परमाणु भार 40 और इसका परमाणु संख्या
20 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन भी 20। परमाणु से संबंधित 3 तत्व हैं, समस्थानिक जिसको आइसोटॉप्स कहा जाता है, आइसोटॉप्स, संभारिक जिसको आइसोबार कहा जाता है, आइसोबार, और समन्यूट्रॉनिक जिसको आइसोटोन कहा जाता है, समस्थानिक वैसे तत्व को, वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जो होता है एक ही जैसा है, एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसका भार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3, इसे हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है, इसका नाम ड्यूट्रियम, और तीसरे समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। इसी तरह से कार्बन का 3 समस्थानिक होता है, C612, C613, C614। इसी तरह से मैग्नीशियम का 3 समस्थानिक होता है, Mg1224, Mg1225, Mg1226। इसी तरह से क्लोरीन का 2 समस्थानिक होता है, Cl1735, Cl1737। इसी तरह से यूरेनियम का समस्थानिक होता है U92235, U92237। अब यहाँ से ये जितने भी है समस्थानिक है, ये सभी हाइड्रोजन तत्व ही हैं, लेकिन सबके भार अलग अलग होते हैं। तो वैसा तत्व जो गुण में एक ही जैसा होता है, लेकिन उसके भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है, जिसमें सिर्फ भार अलग अलग होता है, रासायनिक गुण एक ही जैसा होता है। उसी तरह से कार्बन है, कार्बन के रासायनिक गुण सब एक ही है, लेकिन इसमें सबका भार अलग अलग है, 12, 13 और 14 है। उसी तरह से मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, यूरेनियम है, और इसके समस्थानिकों का अलग अलग उपयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक का ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है भारी जल बनाने के लिए, D2O। उसी तरह से कार्बन में कार्बन 14 के कार्बन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए, पुराने चीज़ों के एज को बताने के लिए। उसी तरह से यूरेनियम 237 है, इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। उसी तरह से कोबाल्ट है, कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के रोग के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार से उसका बहुत ज़्यादा यूज है। आइसोबार उसे कहा जाता है जिसका गुण, रासायनिक गुण अलग अलग हो, लेकिन उसका भार एक जैसा। जैसे नाइट्रोजन 714, कार्बन 613। इसमें नंबर ऑफ 614, ये दोनों का भार मास इक्वल टू मास नंबर 14, इसका भी मास नंबर 14। तो ये दोनों आइसोबार हो गए, दोनों का भार बराबर है। और आइसोटोन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे नाइट्रोजन 714, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7, कार्बन 613, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7। तो इसलिए दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए आइसोटोन्स। आइसो मतलब बराबर, सेम, और टोन मतलब न्यूट्रॉन से टोन लिया गया है, तो ये आइसोटोन हो गया। इस तरह से समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक
ये तीनों समस्थानिक वैसे तत्व को कहा जाता है जिसका रासायनिक गुण एक जैसा हो, परमाणु संख्या एक जैसा हो, लेकिन उसका भार अलग अलग हो। समभारिक उसको कहा जाता है जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन भार एक हो। और समन्यूट्रॉनिक जिस वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, तो उसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उसके बाद आता है औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान। अब लगभग ज़्यादातर तत्वों के समस्थानिक पाए जाते हैं जिसके भार अलग अलग होते हैं, तो उन तत्वों का एक औसत भार होता है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए जितने भी तत्व हैं उनके सैंपल में उसके प्रतिशत मात्रा से गुना कर देते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन 1735, ये क्लोरीन में 75% पाया जाता है, और क्लोरीन 1737 ये 25% पाया जाता है। तो इसका औसत द्रव्यमान हो जाएगा 35 गुने 75/100 प्लस 37 गुने 25/100। इसको हल करने के बाद 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 एका 25, 25 चौका 100, 1/4 कॉमन, यहाँ 35 तिया 105 प्लस 37 एका 37, ये हो जाएगा 142/4, 4 तिया 12, 2 पर 2 22, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर 35.5 हो जाता है।